हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हेल्स पैराडाइज का लॉर्ड टेंसेन आर्क। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आप इस कहानी को 1.5x या 2x पर भी देख सकते हैं। जब सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका पीछा कर रही लड़की भागने लगती है कि तभी गाबी मारू उस लड़की का पीछा करके उसे तुरंत पकड़ लेता है, पर उस लड़की का साथी गाबी मारू को पीछे कर देता है। पर गाबी मारू उस लक्कड़ मानो को दूर कर लड़की को पकड़ने निकल जाता है और यूजुरिहा लक्कड़ मानो को संभाल लेती है। पर उधर वो लड़की गाबी मारू से भी ज्यादा शक्तिशाली निकलती है, पर सागिरी गाबी मारू को रोकती है। पर गाबी मारू उस लड़की को पेड़ पर टांग देता है, जिससे वो लड़की रोने लगती है। पर सागिरी उसे चुप कराती है और वो लक्कड़ मानव उन सभी को उस अमृत के बारे में सब कुछ बताने का वादा करता है। पर यूजुरिहा उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। पर जैसे ही लक्कड़ मानव उन्हें बताता है कि गांव में खाने और नहाने की व्यवस्था है, वो सभी उसकी बात मान जाते हैं। रास्ते में लक्कड़ मानव उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो जीव और तितलियां गांव में नहीं आती, बल्कि बाहर आने वाले लोगों को टापू के अंदर आने से रोकती हैं। जब सभी लोग गांव में आ जाते हैं तो सभी को पता चलता है कि ये घर 1000 साल पुराने हैं। जिसके बाद यूजुरिहा और सागिरी नहाने जाती हैं और खाना खाते हुए गाबी मारू और लक्कड़ मानव उस अमृत के बारे में बात करते हैं। वो लक्कड़ मानव इस आइसलैंड का नाम कोटाकू और उस अमृत का नाम टैन बताता है और ये टापू 3 भागों में बटा होता है और वो अमृत बीचों बीच होराई नाम की जगह पर होता है। और आखिरी में वो लॉर्ड टैंसन के बारे में बताता है, जो इस आइसलैंड की रक्षा करते हैं और एक तरीके से अमर होते हैं। वहीं दूसरी ओर टॉमा और चौबे उनमें से एक लॉर्ड टैंसन से लड़ रहे होते हैं, पर वो लॉर्ड टैंसन उन्हें मार मार कर अधमरा कर देता है। अब लक्कड़ मानव के मुंह से लॉर्ड तानसेन की तारीफ सुन गाबी मारू भड़क उठता है। लक्कड़ मानव से पता चलता है, जब टैंसन किसी को मार के उस कुएं में फेंकते हैं तो कुछ मर जाते हैं, पर कुछ विकसित हो जाते हैं और लक्कड़ मानव अपने आप को रीजनरेट कर लेता है और उस छोटी बच्ची में भी वही शक्तियां होती हैं। वहीं दूसरी ओर टेंजा और नुरुगाई टापू से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, पर तभी वहां पर एक लॉर्ड तानसेन आ जाता है और वहां के जीवों की लाशों का जिम्मेदार टेंजा और नुरुगाई को मान उन पर हमला कर देता है। टेंजा नुरुगाई को बचाते हुए उस लॉर्ड तानसेन से लड़ता है, पर वो तानसेन रीजनरेट होके उनके पीछे ही लग जाता है कि तभी वहां टेंजा का सेंसे शियोन आके उन्हें बचा लेता है और उन्हें वहां से तुरंत भाग निकलने का आदेश देता है। वहीं लॉर्ड तानसेन धीरे धीरे रीजनरेट हो रहा होता है, जिससे वो सभी वहां से बच के भाग निकलते हैं। और टेंजा के पूछते शियोन बताता है कि उसकी कैदी आकागिनो उसे सिड्यूस कर मारने वाली थी, पर शियोन ने उसे खत्म कर दिया। पर शियोन को वापस जाने का रास्ता अजीब लगा, तो वो रास्ता ढूंढते हुए उन दोनों से जा मिला। पर शियोन टेंजा को डांट लगाता है क्योंकि उसने अपनी कैदी को अभी तक बचा रखा है। पर टेंजा नुरुगाई का पक्ष लेते हुए शियोन को समझाता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया और जैसे टेंजा को शियोन ने अपना शिष्य बनाकर सजा से बचाया था, ठीक वैसे ही वो नुरुगाई को बचाएगा। ये बात सुनकर शियोन शांत हो जाता है, पर शियोन नुरुगाई का सेंसे बनने से मना कर देता है। फिर वो तीनों लॉर्ड तानसेन से बचने की बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां तेंसेन आ खड़ा होता है। अब फिर से शियोन दोनों को बचाता है, पर शियोन का गला लॉर्ड तानसेन जख्मी कर देता है। पर इस बार तेंसा लॉर्ड तानसेन से डट कर लड़ता है, पर फिर भी वो आखिरी में मारा ही जाता है। फिर तेंसा के हाथ नम पड़ने लगते हैं, पर मरने से पहले वो तेंसेन को इतना ज्यादा जख्मी कर देता है कि तानसेन रिकवर नहीं हो पाता। वहीं तेंसा बोल नहीं पाता, पर शियोन उसकी बात समझ जाता है और नुरुगाई को उठाकर ले जाता है और शियोन को तेंजा का हो सकने वाला भविष्य दिखता है। पर लॉर्ड तानसेन तेंजा को जान से मार देता है और नुरुगाई के कहने पर भी शियोन नहीं रुकता। वहीं दूसरी ओर वो लकड़ मानव अपना नाम होको और बच्ची का नाम मी बताता है और गाबी मारू और सागिरी सभी बातों को समझते हैं, जैसे लॉर्ड तानसेन उस अमृत की रक्षा करते हैं। और सेंटा बताता है कि चाइनीज मिथ में टेंसन एक अव्वल या उच्च पद के जादुई सन्यासी होते हैं। वहीं गाबी मारू और सागिरी जैसे ही स्नान घर में जाते हैं, मैं वहां पर नहा रही होती है। गाबी मारू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो भी नहाने को तैयार हो जाता है कि तभी सागिरी मे के शरीर पर एक बड़ा सा निशान देखती है और मे को अच्छी तरह से नहलाती है। वहीं नहाने के बीच गाबी मारू को उसकी वाइफ की बातें याद आती हैं कि कैसे गाबी मारू ने अपनी वाइफ के चेहरे का निशान छिपाने से मना कर दिया था और इसी वजह से गाबी मारू मे का निशान देखने के बावजूद उसे क्यूट बोल के उसकी तारीफ कर देता है और अपनी पत्नी को याद करता है। वहीं सेंटा बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने से थक कर सो जाता है, पर गाबी मारू सेंटा के सोने से पहले लॉर्ड टेंसन के खतरे की जानकारी लेकर अमृत हासिल करने अकेला ही निकल पड़ता है। वो चलते चलते होराई वाली जगह पर पहुंचता है कि तभी उसे पेड़ जैसे जीव प्रार्थना करते दिखते हैं
पर सेंटा ने बिना प्लान के होराई में जाने से मना किया होता है। पर काबिमारू चलते-चलते एक बड़े से प्रवेश द्वार के सामने आके खड़ा हो जाता है कि तभी वहाँ वही लॉर्ड तानसेन आके खड़ा हो जाता है और वो तानसेन गाबिमारू को कैद करने का बोलता है। ये बात सुनकर गाबिमारू समझ जाता है कि वो तानसेन अमृत इंसानों को मारकर ही बनाते हैं और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। लड़ते वक्त गाबिमारू समझ जाता है कि लॉर्ड तानसेन मारने पर भी नहीं मरते। फिर वो अपनी निंजा तकनीक से तानसेन पर वार करता जाता है कि तभी वो तानसेन अपनी अदृश्य शक्तियों से गाबिमारू पर वार करता है और तुरंत रीजनरेट होता जाता है। वो दोनों बहुत ही तेजी से और फर्राटे से लड़ते हैं पर गाबिमारू बहुत ही तेजी से उस तानसेन को जख्मी करता जाता है। गाबिमारू तानसेन के पेट पर लात मार के उसके मुंह से खून निकाल देता है। अपनी हालत खराब होता देख वो तानसेन गुस्सा होकर गाबिमारू पर अदृश्य हमले करने लग जाता है, जिसके कारण अब गाबिमारू अंधाधुंध उस तानसेन पर वार करने लग जाता है और उस तानसेन को मार मार के उसका भरता बना देता है। अब वो तानसेन अपनी हालत खराब होता देख अपना रूप बदल लेता है और गुड़हल के फूल जैसे जीव में परिवर्तित हो जाता है। गाबीमारू प्लान बना ही रहा होता है कि तभी तेंसेन अपनी शक्तियों से गाबीमारू को धरती में घुसेड़ देता है और गाबीमारू तेंसेन पर पत्थर उठाकर मारता है कि तभी तेंसेन एक लेजर बीम से गाबीमारू को एक बार फिर से धरती में घुसेड़कर बहुत बुरी तरीके से लताड़ देता है, जिससे गाबीमारू अनकॉन्शियस होकर अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है और उसे लगता है वो मर गया और अपनी पत्नी से माफी मांगता है। और जब तेंसेन उसे उठाता है तो गाबीमारू तेंसेन को काटकर खुद में आग लगाकर खुदकुशी करने जा रहा होता है पर उसी समय मेघ गाबीमारू को आकर मरने से बचा लेती है और अपनी ताकत से उस तेंसेन को बहुत ही दूर फेंक देती है। पर इसके बावजूद वो तेंसेन मरता नहीं और वो तेंसेन मेघ को पहले से जानता है। अब आगे हमें सभी लॉर्ड टेंसन की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां वो सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी उनका लीडर वहां पर आकर उन सभी से उन इंसानों के बारे में खबर लेता है पर उनमें से कुछ को ये इंसान बाकी से अलग लगते हैं और जिस टेंसन ने काबिमारू टेंजा और शियोन से लड़ाई की होती है वो बूढ़ा सा दिखाई दे रहा होता है और उसकी हालत देखकर सभी टेंसन उस पर गुस्सा करते हैं पर उनका लीडर सबको शांत करता है और तोमा और चौबे का पूछता है क्योंकि उसके हिसाब से वो अभी नहीं मरे होंगे और ठीक वैसा ही होता है क्योंकि तोमा और चौबे उस कुएं से बाहर निकल आते हैं और सभी टैनसन वही टैन नाम का अमृत पी रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर गाबी मारू और मीको गायब देखकर सभी होको की मदद से उस होराई वाली जगह पर उन दोनों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर गाबी मारू और में नदी के किनारे पड़े होते हैं और गाबी मारू होश में आ समझ जाता है कि वो अकेला टेंसन को नहीं मार सकता कि तभी वहाँ गांतेत्सु और फूची आ जाते हैं। जैसे ही गांतेत्सु और कापिमारू एक दूसरे को देखते हैं वो दोनों मन ही मन एक दूसरे को अलग अलग तरीके से मारने का सोचने लगते हैं पर जब उन दोनों को समझ आ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे को आखिरी में मार डालेंगे कि तभी फूची बीच में आकर उन दोनों को रोक देता है और आपस में जानकारी बांटने की सलाह देता है। पर जब फूची मे के बारे में पूछता है तो गाबी मारू तुरंत हमला करने का सोचता है पर जबकि उसे गांतेत्सु और फूची उससे ज्यादा ताकतवर लगते हैं तो वो शांति से बैठ जाता है और मिलकर काम करने को तैयार हो जाता है। गाबी मारू लॉर्ड टेंसन के बारे में उन दोनों को पूरी जानकारी दे देता है जिससे दोनों तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं और अंत में तीनों मिल जाते हैं कि तभी मैं भी जाग जाती है और वो बच्चे से अब टीनेजर जैसी दिखने लग जाती है। मे को देखकर गाबी मारू थोड़ी देर तक अचंभित रह जाता है और जैसे ही मे गाबी मारू का नाम लेती है गाबी मारू उससे टैन अमृत के बारे में पूछता है पर वो शांत होकर मे से माफी मांगता है और समझ जाता है कि वो भी एक टेंशन है। वहीं दूसरी ओर सागिरी और बाकी लोग गाबी मारू को होरई में ढूंढ रहे होते हैं कि तभी होको सभी को उन 7 लॉर्ड टेंसन के बारे में बताना शुरू करता है, जहां शुरुआत में सिर्फ एक ही लॉर्ड टेंसन हुआ करता था पर उसने अपने आप को 7 लोगों में विभाजित कर लिया और सभी टेंसन की अपनी एक भूमिका है और वो इस टापू पर राज करते हैं। फिर होको अपनी बैक स्टोरी बताता है जब वो 1000 साल पहले एक आम इंसान हुआ करता था पर अचानक उसके गांव में सभी लोग पेड़ों में परिवर्तित होने लगे और होको के परिवार में सबसे पहले उसकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ। और सेंटा बताता है यहाँ की हर चीजें दूसरे कल्चर या संस्कृति से ली गई हैं कि जैसे किसी व्यक्ति ने ये पूरा रिलीजन और इस आइसलैंड को बनाया हो और उसी व्यक्ति ने उस टैन नाम के अमृत को भी बनाया हो। ये सुनकर यूजुरिया समझ जाती है कि वो टेंसन को नहीं हरा सकते और सागिरी को पूरा भरोसा होता है कि गाबी मारू जिंदा होगा। वहीं दूसरी ओर गाबी मारू में से लॉर्ड टेंसन को मारने का तरीका पूछता है
इसका जवाब देते हुए मे ताओ नाम का शब्द बोलती है और बस स्ट्रॉन्ग एंड वीक स्पिरिट बॉडी रटती रहती है, जिसे सुन फूची समझ जाता है और सभी को समझाता है कि ताओ दूसरे धर्मों में नाभि के नीचे होता है, जहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होती है और यही बात होको, सागिरी और बाकी सबको बताता है। पर तेंसेन इस ताकत को मैनिपुलेट कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर शियोन नुरुगाई को लड़ाई की प्रैक्टिस करवा रहा होता है, पर शियोन मुसीबत आने पर अकेले लड़ने की बात करता है। पर नुरुगाई शियोन की तरह लड़ना चाहती है, पर शियोन उसे मना कर देता है। वहीं दूसरी ओर एक ही समय में होको और मे सभी को ताओ के बारे में बताते हैं कि ताओ संतुलन पर काम करता है, ना ज्यादा ना कम, और इसी को बुद्धिज्म में मध्य मार्ग बोला जाता है और इसी मध्य मार्ग का इस्तेमाल करते हुए वो लड़ाई में अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यही बातें शियोन नुरुगाई को सिखाने लगता है। वहीं उन जीवों के आते शियोन उन्हें लहरों के समान मानता है और एक झटके में सभी को काट डालता है। वहीं गानतेत्सु और गाबीमारू भी उन जीवों से लड़ रहे होते हैं, पर गानतेत्सु मेको कंधे पर बिठा लेता है, पर गाबीमारू नोटिस कर लेता है कि वहां कोई ताकतवर जीव आ गया है। हमें उन तेंसेन से पता चलता है कि वो गड्ढे उन्होंने इंसानों से टैन अमृत निकालने के लिए बनाए होते हैं। पर वहीं तोमा और चौबे उस गड्ढे से बाहर निकल आते हैं और चौबे सभी तेंसेन को खत्म करना चाहता है, पर तोमा उसे शांत करता है। ये तभी चौबे समझ जाता है कि तेंसेन के पेट के नीचे उनकी कमजोरी होगी। पर तभी वहां लॉर्ड तेंसेन के द्वारा भेजा गया दोषी नाम का बुद्धिमान जीव आ जाता है और इस आइसलैंड के बाहरी एरिया के जीवों के बारे में बताता है कि वो सभी जीव बस ऑर्डर फॉलो करते हैं और वो खुद लॉर्ड टेंसन के द्वारा उन दोनों पर नजर रखने के लिए भेजा गया होता है। पर वो दोषी तोमा और चौबे को उस गड्ढे में वापस जाने का बोल चुपचाप टैन अमृत में बदलने की रिक्वेस्ट करता है। पर चौबे उस दोषी पर हमला करता है, पर वो पिट जाता है। पर चौबे उसका हाथ तोड़ देता है। वो दोषी और जीवों को बुला लेता है, पर तोमा उन सभी जीवों को काट डालता है कि तभी उस दोषी को चौबे में ताओ एनर्जी का फ्लो दिखता है। जैसे ही वो दोनों लड़ना शुरू करते हैं, वो चौबे की गर्दन उड़ा देता है और चौबे जमीन पर पड़ जाता है। पर अचानक चौबे की गर्दन वापस जुड़ जाती है और वो उस दोषी को नोच लेता है और चौबे पर फूलों की डालियों जैसा निशान बनने लगता है कि तभी चौबे की ताओ एनर्जी बढ़ने लगती है। पर लड़ते लड़ते चौबे अपने आप ही हील होने लगता है। वो दोषी अपनी अदृश्य ताकतों से चौबे पर वार करने लगता है। वहीं तोमा को पता रहता है कि उसका भाई हर चीज बड़ी जल्दी ही सीख जाता है। चौबे की ताओ एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो सामने खड़े दोषी की ताऊ एनर्जी भी देख पा रहा होता है। वहीं तोमा बाकी जीवों को खत्म करता है, तो वहीं चौबे उस अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल सीखकर उस बुद्धिमान दोषी जीव का अंत कर डालता है। तोमा नोटिस करता है कि चौबे के शरीर पर वो डालियों वाले निशान बढ़ गए हैं। वहीं मैं गांतेत्सु और गाबीमारू को ताओ एनर्जी के बारे में लड़ाई के बीच में बता रही होती है, पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो दोनों सभी जीवों को खत्म कर देते हैं। पर एक बोलने वाला दोषी जीव गांतेत्सु पर हमला कर देता है और मे को गांतेत्सु से अलग कर देता है और वो दोषी मे के सामने सर झुका देता है, जिससे सभी को समझ में आ जाता है कि मे भी उन लॉर्ड तानसेन में से एक है और वो दोषी मे को वापस होराई नाम की जगह पर ले जाने आया होता है। पर गाबी मारू बीच में आ जाता है। पर वो एक नहीं बल्कि दो दोषी निकलते हैं जो पूरे आइसलैंड के सेंटीपीड और बटरफ्लाइज को कंट्रोल करते हैं। ये देखकर गांतेत्सु अपने कटे हाथ का बदला लेने को बोलता है। गाबी मारू अपने दिमाग में एक प्लान बनाने लगता है कि तभी गांतेत्सु हमला कर देता है। सेंटीपीड का लीडर गांतेत्सु पर अदृश्य शक्तियों से वार करता है और उसे पीछे धकेल देता है। उनकी लड़ाई के बीच गाबी मारू और गांतेत्सु एक दूसरे में ही भिड़ जाते हैं। फिर वो दोषी गाबी मारू से मी को बचाने का कारण पूछते हैं और गाबी मारू का जवाब सुनते वो अपना कारण बताते हैं कि वो मे को बोचुजुत्सु यानी कि संभोग के जरिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ले जाना चाहते हैं। और हमें पता चलता है मे को होराई से लॉर्ड तानसेन ने संभोग ना करने के कारण मार कर निष्कासित किया होता है, जिसे सुन गाबी मारू मे की बॉडी के मार्क को याद कर अपनी पत्नी के बारे में सोचता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो दोनों दोषी अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन दोनों के मॉन्स्टर या किशिकाई फॉर्म को देखकर गाबी मारू को उसी लॉर्ड टेंसन के किशिकाई फॉर्म की याद आ जाती है। वहीं गानतेत्सु तितली वाले मॉन्स्टर से लड़कर बेहोश सा होने लगता है, तो वहीं गाबी मारू सेंटीपीड वाले मॉन्स्टर से भिड़ जाता है। पर गानतेत्सु के कहते गाबी मारू तितली वाले मॉन्स्टर को निंजा तकनीक से जला डालता है और अदृश्य ताओ शक्तियों को समझने लगता है कि तभी फूची उन्हें एक ही समय पर ताकतवर के साथ कमजोर होने की बात करता
जाता है। फिर मे गाबीमारू का हाथ पकड़कर उसे दोनों बातें समझाती है, जिसके कारण अब गाबीमारू ताओ शक्तियों को समझने लगता है। वो दुश्मनों के अदृश्य वारों से बचने लगता है और उसे दुश्मन सहित खुद के ताओ का फ्लो भी दिखने लगता है। गाबीमारू सेंटिपीड मॉन्स्टर को बस रोककर उसके किशिकाई फॉर्म से बाहर निकाल देता है। हारने के बाद वो सेंटिपीड का लीडर जवाब देता है कि उसे तेंसिन के लीडर ने भेजा है ताकि वो पता लगा सके कि ये इंसान उनके लिए खतरा है कि नहीं। पर गानतेत्सु तुरंत हमला कर देता है और वो दोनों मिलकर उन दोनों दोषियों को खत्म कर डालते हैं। फिर गाबीमारू में से उसे बचाने का कारण पूछता है। वहीं फूची को गाबीमारू जैसा बताया गया होता है वो उससे बहुत ही अलग लगता है, पर तुरंत गाबीमारू बेहोश हो जाता है और पता चलता है कि ताओ एनर्जी के अधिक इस्तेमाल से कोई मर भी सकता है। वहीं एक लेडी तेंसिन उसके लीडर को उनकी नई जगह दिखाती है जहां वो अपनी अलग अलग पावर्स को प्रैक्टिस करके बढ़ा सकते हैं और वो सभी तेंसिन वहां पर टैन अमृत पीते हैं। पर उनमें से एक तेंसिन उस जगह पर ना होकर होरई के प्रवेश द्वार पर खड़ा रहता है और सागिरी सहित सभी का स्वागत करता है और उसे इंसानों के साथ एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता है। हमें दो यामादा असाइमन एग्जीक्यूशनर का दिखाया जाता है जिनका नाम जीका और शूगिन होता है, जिसमें से जीका उस पैराडाइज आइसलैंड से आराम से वापस आ गया होता है क्योंकि उसकी कैदी को 24 शुरुआत में ही मार डालता है और उन्हें राजा यानी शोगुनेट के कहने पर उस आइसलैंड पर वापस जाने का आदेश दिया जाता है। पर इस बार उनके साथ इवागाकुरे के निंजा की टोली के साथ साथ दो असाइमन एग्जीक्यूशनर और भेजे जाते हैं और इवागाकुरे गाबीमारू का ही निंजा विलेज रहता है और उनका विलेज चीफ गाबीमारू को मरवाना चाहता है। वहीं शूगेन को पता चलता है कि जीका उस आइसलैंड से इसलिए वापस आ सका क्योंकि उसने उस ऑक्टोपस जैसे जीव को अकेले ही मार दिया था और जीका अति शक्तिशाली होता है। वहीं शूगेन उस जीव को देखकर उसकी ताओ एनर्जी अनजाने में भाप जाता है और दूर से ही बता देता है कि वो जीव मर चुका है। होको सागिरी सहित सभी को होराई जगह के प्रवेश द्वार पर ले आता है, पर अंदर जाते होको की गर्दन वहां खड़ा तेंसिन उड़ा देता है और युजुरिहा के भागते ही उसे तुरंत पकड़ लेता है, जिससे सागिरी उस तेंसिन से उसका नाम पूछती है तो होको उन्हें उसका नाम मूदान बताता है और होको को लगता है कि अब उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। पर मूदान होको को सच बताता है कि उसके जैसे दूसरे जीव बस उन टेंशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट से ज्यादा कुछ नहीं और वो सभी टेंशन मिलकर इंसानों से टैन अमृत बनाते हैं और वो टैन अमृत सिर्फ वो टेंशन ही इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर कोई आम इंसान उस टैन अमृत को पिएगा तो वो बस एक पेड़ बनकर रह जाएगा। और मुंहदान के हिसाब से टैन कोई अमृत नहीं है, पर यूजुरिहा मुंहदान पर हमला कर देती है और वहां से सभी को भागने का बोलती है कि तभी मुंहदान के इंसानी पुतले फट जाते हैं और मुंहदान सभी को चुपचाप मरकर टैन अमृत में बदलने की रिक्वेस्ट करता है। सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर उस मुदान को बस युजुरिहा में ही दिलचस्पी रहती है कि तभी सेंटा अपनी टेक्निक से और युजुरिहा अपनी चिपचिपी निंजा तकनीक से उस टेंशन को खत्म करते जाते हैं। पर मुदान बार बार रीजनरेट होता जाता है और वो सेंटा और युजुरिहा को पीटता जाता है। ये देखकर सागिरी होको से टेंशन की कमजोरियों के बारे में पूछती है, जिसका जवाब देते हुए होको बताता है कि ताओ एनर्जी टेंशन के शरीर में घूमकर एक बिंदु पर आती है तो उस फ्लो को तोड़कर शायद टेंशन को खत्म किया जा सकता है। ये सुनकर पहले सागिरी धीमे वार करती है, पर उस टेंशन का पेट काटने पर भी मुदान को कुछ नहीं होता। पर अचानक सागिरी अनजाने में अपने ताव को बढ़ा लेती है और एक स्लैश में टेंशन के मुंह से खून निकलवा देती है। ये देखकर मुदान पीछे हो जाता है और वो समझ जाता है कि सागिरी में भी अलग तरीके की ताओ एनर्जी है। सागिरी ताओ एनर्जी को हल्का हल्का समझने लगती है और उसे ये भी समझ में आने लगता है कि मुदान ताओ एनर्जी की मदद से ही मर सकता है कि तभी मुदान अपने अर्थ एलिमेंट को जगाकर सागिरी पर हमला करता है, पर यूजुरिहा अपनी टेक्निक से मुदान को पकड़ लेती है। पर इसके बावजूद मुदान उन दोनों से लड़ने लग जाता है कि तभी सेंटा यूजुरिहा को बचाता है। वो तीनों साथ में मुदान को बुरी तरीके से जख्मी कर देते हैं, पर मुदान हवा में उड़कर उन सब पर पलट वार करता है और सभी को जख्मी कर देता है। पर यूजुरिहा मुदान को पकड़ के रखती है और सेंटा की मदद से सागिरी मुदान को मार गिराती है। सागिरी डाउट में रहती है कि टैन अमृत आखिर इस आइसलैंड पर है या नहीं और क्या मुदान सही में मरा है कि नहीं। ये
ये तभी सागिरी के पूछते सेंटा बताता है कि वो बचपन से ही यूजुरिहा के जैसा आजाद बनना चाहता है, क्योंकि वो बचपन से ही एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, पर उसकी जिम्मेदारी के कारण और घर वालों के दबाव के कारण वो आर्टिस्ट बन ना सका। पर जब यूजुरिहा मुदान की लाश के पास जाती है कि तभी मुदान उस पर वार कर देता है, पर यूजुरिहा को बचाने के चक्कर में सेंटा बीच में आ जाता है और अपने सपनों को यूजुरिहा के साथ पूरा करते वो अपनी कुर्बानी दे देता है और मुदान फूलों की तरह खिलकर अपने असली किशिकाई मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है और सागिरी और यूजुरिहा पर अपनी नुकीली लताओं से वार करने लग जाता है। पर अचानक बीच में शियोन आकर उन लताओं को काट डालता है और नुरुगाई सेंटा के चेहरे से सारे फूलों को उखाड़ देती है, पर इसके बावजूद सेंटा नहीं बच पाता। वहीं शियोन टेंसन को मारने का तरीका रास्ते में जीवों को मारते हुए सीख जाता है और अपने आप को ताओ एनर्जी से भर टेंसन के वारों से बचता जाता है और साथ ही वो मुदान को भी जख्मी करता जाता है और साथ ही वो उसे पीछे की ओर धकेल देता है। पर अचानक शियोन के शरीर पर वही फूल उगाते हैं, पर शियोन अपने आप को जख्मी कर सारे फूल उखाड़ निकालता है। ये देख सागिरी शियोन की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, पर यूजुरिहा के मना करते नुरुगाई दोनों को गले लगाती है और उन दोनों की ताओ एनर्जी को रिस्टोर कर देती है। ये तकनीक नुरुगाई को उसके कबीले के मुखिया ने सिखा रखी होती है। फिर यूजुरिहा के मना करते वो दोनों यूजुरिहा का चिपचिपा द्रव लगा के लड़ने के लिए आ जाती हैं। फिर वो तीनों प्लान बनाते हैं जहां सागिरी और नुरुगाई मुदान के सामने से लड़ेंगी और मौका देखकर शियोन बगल से हमला कर देगा। पर जैसे ही सागिरी लड़ना शुरू करती है, शियोन उसे देखकर हैरान रह जाता है कि वो भी ताओ एनर्जी को भांप सकती है। फिर प्लान के मुताबिक सागिरी और नुरुगाई सामने से वार करती हैं और शियोन बगल से, पर मुदान शियोन को पीछे लात मारकर धकेल देता है, पर शियोन उसकी टांगे काट डालता है और यूजुरिहा और सागिरी के देखते ही देखते शियोन तेंजा की मौत का दोष अपने ऊपर लेते मुदान पर लगातार हमले करते जाता है और सागिरी मुदान का हाथ धरती में घुसेड़ देती है। जैसे ही शियोन उस मुदान को ताओ एनर्जी से मारने ही वाला होता है, उसे तेंजा की याद आ जाती है, जिसके कारण वो अचानक रुक जाता है और उतने में सेंटा अपने आखिरी समय में शियोन को उस फूल के बीजांड यानी ओव्यूल पर मारने का बोलता है, जो मुंहदान के किशिकाई फॉर्म के बीचों बीच होता है और शियोन बिना कोई समय गवाए मुंहदान को खत्म कर डालता है। पर सागिरी तुरंत यूजुरिहा से सेंटा को बचाने की रिक्वेस्ट करती है, पर यूजुरिहा समझ चुकी होती है कि सेंटा को वो अब नहीं बचा सकती और सेंटा खुशी खुशी यूजुरिहा की बाहों में दम तोड़ देता है। मुंहदान के मरते शियोन जख्मों पर पट्टी लगाता है और इस आइसलैंड से निकलने का बोलता है, पर सागिरी मना करके आगे बढ़ने की बात करती है। वहीं दूसरी ओर गांतेत्सु सहित मे और फूची गाबीमारू को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। वो सभी एक गुफा के अंदर जाते हैं, पर गाबीमारू जैसे ही जागता है वो डिफेंस मोड में आ जाता है, पर वो शांत होकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी ओर सागिरी सहित सभी होराई के और अंदर जाते हैं और एक जगह पर रुक जाते हैं और वो सभी पुरानी चीजों पर ध्यान देते हैं। अब शियोन ताओ के ज्यादा इस्तेमाल के बुरे नतीजों के बारे में अनुमान लगाता है, जैसे ताओ का ज्यादा इस्तेमाल करने से याददाश्त जा सकती है और ताओ का फ्लो शरीर में ही होना चाहिए और ताओ एनर्जी को दबाकर वो लोग गायब भी हो सकते हैं और वो सभी तेंसेन इस ताओ एनर्जी को मैनिपुलेट करने में मास्टर हैं और उन सभी को शक्तिशाली होना होगा और सभी की ताओ एनर्जी किसी न किसी एलिमेंट या तत्व के समान है और अपने एलिमेंट को जानकर वो किसी को एनर्जी दे सकते हैं या फिर वो किसी से एनर्जी ले भी सकते हैं। फिर यूजुरिहा के टैन अमृत की बात करने पर सागिरी गाबीमारो के गांव के मुखिया की बात करती है, पर यूजुरिहा बताती है कि उनके निंजा गांव का मुखिया वशीकरण या गेंजुत्सु तकनीक का इस्तेमाल करता है ताकि कोई भी निंजा गांव का निंजा उसके खिलाफ ना जा सके और यूजुरिहा गाबीमारो की पत्नी असली है या नहीं उस पर भी सवाल उठाती है, जिससे सागिरी घबरा जाती है। पर वहीं जब फूची सबको एलिमेंटल ताओ एनर्जी के बारे में बता टेंसन को मारने का प्लान बना रहा होता है, वहीं पता चलता है कि गाबीमारू अपनी याददाश्त खो चुका है और वो सबके नाम के साथ सब कुछ भूल जाता है। वो चुपचाप सब सुनता रहता है और सोचता है अगर उसे कुछ गड़बड़ लगी तो वो सबको यहीं पर खत्म कर देगा। जब सब सो जाते हैं तो मेग गाबीमारू की ताओ एनर्जी को देखकर समझ जाती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। वहीं दूसरी ओर जब यूजुरिहा और नुरुगाई सो जाती हैं तो सागिरी शियोन के सामने गाबीमारू की चिंता करती है और दूसरे शांत हो चुके असाइमन एग्जीक्यूशनर्स को याद करती है।
है। चियोन सागिरी का मूड लाइट करने के लिए हल्का फुल्का मजाक करता है। अगली सुबह गाबी मारू और बाकी सभी होराई के दरवाजे की ओर बढ़ने लगते हैं और गाबी मारू को उसकी पत्नी की झलकियां दिखाई देती हैं। अचानक उन सभी के सामने चौबे और तोमा आ जाते हैं और चौबे देखते ही गाबी मारू पर हमला कर देता है। गाबी मारू तुरंत चौबे की गर्दन मरोड़कर उसे गिरा देता है। मैं गाबी मारू को सचेत करती है, पर उतने में चौबे गाबी मारू को मारकर धरती में घुसेड़ देता है। क्योंकि उस आइसलैंड से 2 दिन में कोई भी वापस नहीं लौटता, तो राजा 4 और असाइमन एग्जीक्यूशनर के साथ साथ 4 इवागाकुरे के उच्चतम निंजा के साथ 50 निंजास की टोली भेजता है, जिसके कारण राजा का मंत्री घबरा जाता है। पर शुगेन उसे भरोसा दिलाता है और दोनों एग्जीक्यूशनर्स के नाम कियोमारू और ईसुजू बताता है। पर उस मंत्री के कियोमारू की काबिलियत पर शक करने से कियोमारू एक निंजा का मांस बिना उसे जख्मी करे उड़ा देता है। पर उन निंजा का लीडर अपनी वफादारी साबित करते खुदकुशी कर लेता है। पर उस निंजा गांव के मुखिया ने उन सभी निंजास को गाबी मारू को मारने के लिए भेजा होता है। वहीं शुगेन उस निंजा के मरने के बाद भी उन निंजास पर शक करता है और उसके सभी साथी असाइमन एग्जीक्यूशनर्स जो आइसलैंड पर हैं उन्हें बचाने का प्रण ले लेता है। पर जीका के पूछते वो मंत्री बताता है कि राजा के आदेश पर ये सब करना पड़ रहा है। पर जीका उस मंत्री को सावधान करता है कि वो सभी लोग आइसलैंड पर मारे जाएंगे और वो ये नाव अभी भी मोड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर गाबी मारू चौबे को मरकर जिंदा होता देख समझ जाता है कि चौबे भी तेंसिन जैसा बन चुका है। पर वहीं चौबे गाबी मारू को खूब धोता है। पर गाबी मारू चौबे के सारे संवेदनशील जगह पर वार कर नोच डालता है। पर इसके बावजूद चौबे अपनी नई ताव की ताकत से वहां जमीन पर पैर मार जमीन तोड़कर गाबी मारू को पीट डालता है। पर गाबी मारू भी पीछे नहीं हटता। वहीं फूची और गांदेत्सु को पिछले दिन के मुकाबले आज गाबी मारू कमजोर लग रहा होता है, पर मे को सब सच्चाई पता होती है। वहीं चौबे के कहते तोमा गांतेत्सु का एक हाथ कटा होने से उसे कमजोर समझ उस पर वार कर देता है। पर गांतेत्सु को ये चीज पसंद नहीं आती और गांतेत्सु उसे पेल डालता है और उससे उसकी कटाना निकालने को बोलता है। पर फूची गांतेत्सु को सतर्क करता है कि तोमा एक असाइमन एग्जीक्यूशनर है, पर इसके बावजूद गांतेत्सु को ये इंसल्टिंग लगता है, तो वो तोमा को बिना तलवार निकाले मुक्को से ही पेल देता है। पर तोमा बताता है वो बस अपने भाई की मदद कर रहा है और वो दोषी जीव को मे और फूची पर हमला करने के लिए बोलता है। पर फूची मे को बचाने के लिए आगे आ जाता है। वहीं पता चलता है कि चौबे की ताओ एनर्जी उसकी खुद की नहीं है। गाबी मारू समझ जाता है कि वो ये लड़ाई नहीं जीत सकता, तो वो अपनी आग वाली निंजा तकनीक से खुदकुशी करते चौबे में पूरी तरीके से आग लगा देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। चौबे मरने से इनकार कर देता है और सभी के देखते ही देखते वो एक अजीब से टेंटिकल जैसे जीव में परिवर्तित हो जाता है और अपने काले टेंटिकल से गाबी मारू पर वार करता जाता है। पर गाबी मारू भी अपनी आग वाली निंजा तकनीक से खुद को बचाता जाता है और चौबे किसी अंधेरी सी जगह पर पहुंच जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। वहीं असलियत में वो गाबी मारू से बाहर लड़ रहा होता है, पर मे गाबी मारू में ताओ एनर्जी को खत्म होता देखती है। अब जैसे ही गाबी मारू आखिरी बार खुद में आग लगाकर खुदकुशी करने वाला होता है कि तभी उसकी पत्नी की परछाई आकर उसे रोकती है, पर इसके बावजूद वो चौबे से लड़ता जाता है। पर सभी गाबी मारू की हालत देखकर चिंता करते हैं, पर अचानक तोमा अपने भाई के पास जाकर उसे लड़ने से मना करता है और उसे होश में आने का बोलता है। पर वहीं गाबी मारू मौका देखकर चौबे पर वार करता है, पर मे गाबी मारू को रोकने की कोशिश करती है और मे अपनी ताकत से चौबे और तोमा के नीचे गड्ढा कर देती है। पर गाबी मारू पत्थर फेंककर तोमा को पीछे फेंक देता है और चौबे गड्ढे के अंदर गिर जाता है। पर मे की उम्र अब और बढ़ जाती है। वहीं उस भूकंप से सागिरी वापस सबको होराई के प्रवेश द्वार पर जाने का बोलती है, पर यूजुरिहा गाबी मारू की परवाह ना कर आगे चलने की सलाह देती है। पर सागिरी सभी को बचाकर एक साथ इस नर्क से निकलने की ठान लेती है। फिर जैसे ही वो सब आगे चलते जाते हैं, उन दोनों की टीम आपस में मिल जाती है। वो सभी एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं और होको के पूछते उसे पता चलता है कि गाबी मारू ने तोशी नाम के जीवों को खत्म कर दिया है और उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। सेंटा के मरने की खबर सुनकर फूची रो पड़ता है और उन्हें पता चलता है कि इस आइसलैंड से बस जीका ही वापस लौट पाया है और गाबी मारू और होको की मदद के बिना वो सभी इस आइसलैंड के बाहर नहीं जा सकते। वहीं गांतेत्सु तोमा पर शक करते हुए उसे मारने की सलाह देता है, पर सागिरी उसे रोकती है और सागिरी अब और किसी को मरते नहीं देख सकती। पर यूजुरिहा के कहते सभी गाबी मारू की बुरी हालत देखकर उसे ठीक करने पर जोर देते हैं। अब सागिरी गाबी मारू को सही करने की कोशिश करती है, पर वो सभी को दुश्मन समझने लग जाता है और वो सागिरी पर हमला कर देता है। पर चियोन समझ जाता है कि उसकी आत्मा अब बिखर चुकी है। पर सागिरी जबरदस्ती गाबी मारू पर चढ़कर उसकी
उसकी ताओ एनर्जी के साथ-साथ उसकी याददाश्त भी वापस लौटा देती है और सभी ये देखते रह जाते हैं। चौबे नीचे गिरकर जागता है और अपनी ताकतों को जानने का सोच ये समझ जाता है कि ये पूरी जगह आर्टिफिशियल है और तभी उसके सामने कुछ जीव आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सभी एक गुफा के अंदर जाते हैं और तेंसेन से बच के रहने का सोचते हैं कि तभी गाबी मारू की ताकत और याददाश्त वापस आने लग जाती है। पर यूजुरिहा के कहते सागिरी गाबी मारू से उसकी पत्नी के बारे में पूछती है कि वो असली है या काल्पनिक। गाबी मारू को अपनी पत्नी की हल्की हल्की यादें याद रहती हैं और वो अपनी पत्नी का नाम उन दोनों को बताता है जो कि यूई रहता है और वो क्लियर कर देता है कि वो अपना प्लान चेंज नहीं करेगा। वहीं चियोन को गाबी मारू की ताओ एनर्जी वापस आती महसूस होती है। वहीं दूसरी ओर चौबे उन जीवों को मारकर खा जाता है कि तभी उन तेंसिन का लीडर चौबे से मिलने आता है। गुफा में मे की तबीयत खराब होने लगती है और फूची मे को सही करने के बदले उससे तेंसिन के बारे में सारी बातें बताने को बोलता है। वहीं बाहर गाबी मारू सभी बचे लोगों को उससे लड़ने के लिए बुलाता है और अपनी ताओ प्रैक्टिस करते सभी को उस पर एक साथ हमला करने को बोलता है। अब सभी उस पर हमला करते हैं पर गाबी मारू सभी को आराम से ताओ की एनर्जी को सेंस करते हुए हराता जाता है। सभी को हराने के बावजूद उसे तेंसिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर लगते हैं क्योंकि वो तेंसिन 1000 सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जब गाबी मारू सभी को हरा देता है तो गांतेत्सु चिढ़ के मारे आखिरी में गाबी मारू को जोर का घुसंड मार ही देता है। फूची सभी को असली कहानी बताना शुरू करता है कि एक होशी नाम के बंदे ने अमरता के राज खोलते ताओइज्म से ताओ एनर्जी के बारे में जानकर अलग अलग जीव जंतु जिनकी सामान्य ताओ एनर्जी थी उन्हें काट कर मिलाकर एक नए जीव बनाए और हर नए एक्सपेरिमेंट से अमरता की खोज करने लगा और इसी एक्सपेरिमेंट से तेंसिन बने जो इंसान और पेड़ पौधों के मिलने से बने जो ताओ एनर्जी को बढ़ा घटा सकते हैं, जो नर मादा दोनों बन सकते हैं और ताओ एनर्जी को इंसानों की सोच से कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फूची उन सभी को अमर होने के दो तरीके बताता है जिसमें पहला इनर ताओइज्म जिसमें मेडिटेशन और ब्रीदिंग टेक्निक होती है पर दूसरे आउटर ताओइज्म में अमृत या रस का पान किया जाता है जिसको इन तेंसिन ने बनाया है पर ये एक प्रोटोटाइप है और दूसरे इंसानों की जानों को निकाल कर बनाया गया है पर इसे सामान्य इंसान नहीं ले सकते और उन सभी तेंसिन को ये लेते रहना पड़ता है पर अगर उन्हें ये 10 अमृत नहीं दिया जाए तो वो कुछ ही वक्त में खत्म हो जाएंगे। अब फूची यूफू के बारे में बताता है कि यूफू जिसे जापानीज में जोफुकू बोलते थे, जोफुकू एक सन्यासी था जो चाइनीज किंग डायनेस्टी के राजा के लिए काम किया करता था और अपने राजा से बात कर राजा की सेना की टुकड़ी और कुछ लोगों की मांग कर जापान में अमृत की खोज करने आया था। वो वापस चाइना कभी नहीं लौटा और वो उस आइसलैंड पर जाकर राजा बन गया और उसके बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता चल सका और वो आज भी अमरता की खोज करते इस आइसलैंड पर ही कहीं रह रहा है। और इन्हीं सब बातों के बीच मे बेहोश हो जाती है और फूची की मेडिसिन से भी वो सही नहीं हो पाती पर मे के द्वारा पता चलता है जो जोफुकू के पहले दो तेंसिन हुआ करते थे उनमें से एक मे भी थी पर जो दूसरा रेन था वो तैन अमृत बनाने के लिए इंसानों को मारने लगा और मे के मना करते रेन ने मे पर भी एक्सपेरिमेंट शुरू किए और उसकी ताकत छीन ली और मे रेन से बचकर भाग आई। अब वर्तमान में मे की तबीयत खराब होता देख होकू अपना बलिदान देता है और मे को अपनी बेटी मानकर अपनी पूरी ताओ एनर्जी उसे सौंप देता है और खुद खत्म हो जाता है। वहीं बाहर ट्रेनिंग के बाद चियोन कैदियों के साथ लड़ने पर दोबारा विचार करता है कि तोमा अपने आत्मसम्मान को निगलते गांतेत्सु को उसे ट्रेन करने की रिक्वेस्ट करता है और अपने बालों को काट लेता है जिससे गांतेत्सु तोमा की बात मान जाता है। तेंसिन के लीडर रेन को देखकर चौबे समझ जाता है ये उन्हीं तेंसिन में से एक है। वहीं रेन चौबे को होश में आता देख खुश हो जाता है क्योंकि जिस फूल से वो तैन नाम का अमृत बनाते हैं उससे मिलकर चौबे एक नया जीव बन गया होता है। रेन चौबे पर हमला करके चौबे की ताकतों को परखता है और चौबे अपनी नई शक्तियों से रेन पर हमला करता है और अपने टेंटिकल से रेन की पीठ पर वार कर उसे फाड़ देता है पर रेन अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है और उसे चौबे पसंद आ जाता है। रेन चौबे को ले जाने की बात कर चौबे को बेहोश कर देता है और होराई नाम की जगह पर ले आता है। रेन को उसकी रिसर्च का मिसिंग हिस्सा चौबे से मिल सकता है और अब वो चौबे की ताओ एनर्जी साइकिल को ताकतवर बना बोचो jutsu करने के लिए इंटीमेट होने लगता है। चौबे को बोचो jutsu से पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने होते हैं जैसे ये आइसलैंड आखिर है क्या और यहाँ वो तेंसिन आखिर करते क्या हैं, जिसके जवाब में रेन बताता है कि ये आइसलैंड एक लेबोरेटरी है जहाँ हर चीज एक एक्सपेरिमेंट है और यहाँ इंसानों को फूलों से मिलाकर बनाया जाता है और जब उनका टैन अमृत परफेक्ट हो जाएगा तो वो सभी तेंसिन इस आइसलैंड से बाहर जाकर मुख्य भूमि पर पहुंच सभी इंसानों को टैन अमृत में बदल देंगे। ये सुनकर चौबे घबरा जाता है पर अपने भाई को बचाने के लिए वो रेन के साथ बोचो जुत्सु करने को तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर होकू की टैन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मे वापस से बच्ची बन जाती है
जिसके बाद शियोन और गाबिमारू सभी को आगे का प्लान बताने जा रहे होते हैं कि तभी में समझ जाती है कि इस आइसलैंड पर और अनजाने लोग आ पहुंचे हैं और यूजुरिहा के पूछते में बताती है कि वो तेंसेन नहीं है पर सबकी ताओ एनर्जी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। मे की ये बात सुनकर शियोन और फूची समझ जाते हैं कि जो बचे हुए टॉप के असाइमन एग्जीक्यूशनर थे उन्हें राजा ने यहाँ भेज दिया है और फिर वो शोगेन की बात करते हैं जिसने सभी सीनियर से सबकी खूबी बहुत ही जल्दी सीख ली थी और वो भी शियोन के जैसे लोगों में वेव्स को महसूस कर सकता है। साथ ही फूची से उसने सभी वीक पॉइंट्स को पता करने की तकनीक सीख ली है। वहीं सागिरी बताती है कि उसी की वजह से सागिरी को असाइमन एग्जीक्यूशनर बनाया गया। वो शोगुन अपने साथी असाइमॉन्स के लिए जान दे सकता है पर शियोन के कहते पता चलता है वो दुश्मन या कैदियों के लिए जल्लाद है और वो दुश्मनों के बच्चों को भी नहीं छोड़ता। और जब उसे पता चलेगा कि यहाँ के असाइमन एग्जीक्यूशनर्स कैदियों के दोस्त बन चुके हैं तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जैसे ही शोगन आइजन की लाश देखता है वो रो पड़ता है और वही अंतिम संस्कार कर पुरानी बातें याद करता है जहाँ जब बचपन में उसके माता पिता के मरने के बाद वो यामादा असाइमन स्कूल आया था तो वो चाहता था कि क्रिमिनल्स को बुरी मौत देनी चाहिए पर आइजन ने उससे कहा था कि इस नफरत को खत्म करना कोई आसान बात नहीं है। आइजन शोगन को बिना नफरत के एक अच्छा इंसान बनते देखना चाहता था पर शोगन के अंतिम संस्कार के लिए मंत्र पढ़ता देख दोनों असाइमन शोगन के साथ बैठ जाते हैं पर कहीं से कोई जाल फेंक कर निंजास को कैद कर लेता है और वहां पर बोलने वाले दोषी के साथ कुछ बड़े बड़े जीव आ जाते हैं और तभी ईसुजू और कियोमारू दोनों बड़े बड़े जीवों को कुछ ही देर में खत्म कर डालते हैं। वहीं निंजा लीडर के कहते सभी निंजास एक बड़े से जीव पर चढ़कर उसे मार डालते हैं। जब शोगन मंत्र पढ़कर उठता है वो एक जीव को एक ही वार में खत्म कर डालता है और इस आइसलैंड पर सभी जीवों को खत्म करने का प्रण ले लेता है। जैसे ही वो दोषी शूगेन को ताओ एनर्जी से मारने वाला होता है कि तभी शूगेन उसे काट पीट कर उसकी रीजनरेशन की ताकत के साथ साथ उसकी लिमिट को भी जान लेता है और उस दोषी से प्रश्न पूछते जीका के ना लड़ने पर गुस्सा करता है पर तुरंत ही माफी मांग लेता है। फिर निंजा लीडर दोषी को टॉर्चर करके प्रश्न पूछती है। वहीं दूसरी ओर फूची से पता चलता है कि उन सभी को अभी पक्का नहीं पता कि इस आइसलैंड पर आखिर आया है कौन पर शियोन सभी का ध्यान खींचकर सभी को दो टीमों में विभाजित कर देता है जहां वो एक टीम को अमृत ढूंढने का और दूसरी टीम को इस आइसलैंड से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का बोलता है। इसके बाद वो मे की मदद से सभी के एलिमेंट्स के हिसाब से सभी की जोड़ी बना देता है और सबको एक जगह पर खड़ा कर देता है जहां शियोन और सागिरी में वुड एलिमेंट, गाबिमारू गांतेत्सु में फायर एलिमेंट, नुरुगाई और मी में वाटर एलिमेंट, फूची में मेटल एलिमेंट और तोमा और यूसुरिहा में अर्थ एलिमेंट की ताओ एनर्जी होती है और अगर वो अपने अपोजिट ताओ एनर्जी वाले तेंसेन से लड़ेंगे तो वो जीत सकते हैं। फिर यूसुरिहा के पूछते शियोन बाकी तेंसेन के ताओ एलिमेंट के बारे में सभी को बताता है जहां ताओ फा का वुड एलिमेंट, जू फा का फायर एलिमेंट, रेन और मूदान का अर्थ एलिमेंट, गुई फा का मेटल एलिमेंट और जूजिनो रैन का वाटर एलिमेंट होता है। और यूजुरिहा इतना झंझट पालने से अच्छा इस आइसलैंड से ही भाग निकलने की सलाह देती है और शियोन भी इस बात से अग्री करता है क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि इस आइसलैंड पर आखिर आया है कौन और क्या वो सभी इस आइसलैंड पर बच भी पाएंगे या नहीं। शियोन सिर्फ उन सभी को गुफा के अंदर आने का बोलता है जो आगे बढ़कर लड़ना चाहते हैं पर सभी अपना रीजन रखकर गुफा के अंदर आ जाते हैं और शियोन जल्दी से जल्दी इस आइसलैंड से बाहर निकलने का बोलता है और इसी के साथ लॉर्ड टेंसन आर्क यहीं पर समाप्त होता है। अब मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।